हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं जल जीवन का आधार है। आपने कविता सुनी होगी कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ वो डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। तो यह हमने बचपन में यह कविता पढ़ी थी KG1 KG2 में। तो यहाँ पर बताया गया है कि मछली के जीवन का आधार जल है। लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि मछली नहीं वरन संपूर्ण जीव जगत का आधार जल है, उनके जीवन का आधार जल है। तो सबसे पहले हम एक बात सोचते हैं कि यह जल क्या है। आप जल से रूबरू होते हैं दिन प्रतिदिन। सुबह जब हम जगते हैं, मंजन करने से लगाकर नहाना धोना, डेली रूटीन में हम किसका यूज़ करते हैं? वाटर का यूज़ करते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये वाटर कहाँ से आया? अभी तो वर्षा ऋतु चल रही है, जब आप स्कूल से जाते होंगे आपकी स्कूल बस में बैठ के, तो स्कूल बस की खिड़की पर जो पानी गिरता है, पानी की जो बूंदें गिरती हैं, आप उससे खेलते होंगे, अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उनको इधर उधर करते होंगे बूंदों को। तो आपने सोचा है कि ये जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं ये वाटर के साथ करते हैं, लेकिन ये वाटर नीचे से ऊपर कैसे चले गया? क्या कोई पाइप लगा हुआ है कि नीचे से ऊपर वाटर चले गया? तो इस बात को जानेंगे कि पानी नीचे से ऊपर कैसे चले जाता है। आपने देखा होगा कि आप मम्मी पापा के साथ में जाते हो कहाँ पे, आइसक्रीम की दुकान पे, वहाँ पे आप लस्सी पीते हो यदि, तो उसमें बर्फ़ के कण होते हैं, वो कभी कभी ज़मीन पे गिर जाते हैं तो बर्फ़ पिघल जाती है। तो सॉलिड जो होती है बर्फ़ वो किस में चेंज हो गई? वो लिक्विड में चेंज हो गई। आपने देखा होगा कि आपको यदि सर्दी जुकाम हो जाता है तो मम्मी आपको क्या बोलती है कि बेटा भाप ले लें। भाप कैसे लेते हैं? पानी को गर्म करते हैं, उसमें विक्स मिलाते हैं और फिर एक चादर ले लेते हैं और हम उसको ओढ़ लेते हैं। तो जो पानी के अंदर जो विक्स मिला हुआ है वो वाष्प रूप में पानी भाप बना, तो वाष्प रूप में कहाँ चले गया? हमारे अंदर चले गया। तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि पानी की अवस्थाएं क्या होती है, पानी अपनी अवस्था को कैसे परिवर्तित कर लेता है, पानी इच्छाधारी नाग की तरीके से एक रूप से दूसरे रूप में कैसे जाता है। आज हम इस चीज़ को देखने वाले हैं। आखिर यह वाटर जीवन का आधार कैसे है, हम उसको भी देखने वाले हैं। तो हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ने वाले हैं और समझते जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्षा हो रही है, आफरीन खिड़की की ओर भागती है और जहाँ ज्योति पहले से ही वर्षा की नन्ही बूंदों को कांच पर फिसल कर गिरते हुए देख रही थी। आफरीन पूछती है, तुम्हें क्या लगता है पानी कहाँ से आता है, जल कहाँ से आता है, वाटर कहाँ से आता है? तो आज हम देखते हैं कि पूरी जानकारी कहाँ से पानी आता है। तो आप पानी को देखोगे, पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी गोलाकार अंडाकार शेप में। पृथ्वी पर 97% वाटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 97% वाटर पाया जाता है। अब जो ये वाटर पाया जाता है, क्या यह पूरा वाटर पीने योग्य होता है? नहीं, ये पूरा वाटर पीने योग्य नहीं होता है। मात्र 3% पानी पीने योग्य होता है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पानी पीने योग्य होता है उसे हम मीठा जल कहते हैं। कौन सा जल? मीठा जल। ऐसा नहीं कि मीठे जल में हम शक्कर डाल के पिएंगे या शुगर ऐड करेंगे, नहीं। और एक जो 97% वाटर पाया जाता है, यह कहाँ पर पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है, समुद्रों में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? नमकीन जल होता है, खारा जल होता है। खारे जल में नमक की मात्रा पाई जाती है। मीठा जल पीने योग्य जल होता है। आपने अभी देखा होगा गर्मियों में कि जब 97% जल पाया जाता है पृथ्वी पर, जब भी हमारे कॉलोनी में वाटर क्राइसिस हो जाते हैं, पानी ढंग से नहीं आता है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती है पानी को लेकर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि 97% जल पाया तो जाता है, किंतु ये जो 97% वाटर है यह मीठा या पीने योग्य वाटर नहीं है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जल 97% पाया जाता है, किंतु उसमें से केवल 3% जल ही पीने योग्य है और 97 खारा जल है। तो जल दो टाइप का हो गया, खारा जल और मीठा जल। खारा जल कहाँ पाया जाएगा? तो खारा जल समुद्रों में पाया जाएगा, ओशंस में पाया जाएगा। ठीक है, खारे जल को हिंदी में लवणीय जल भी कहा जाता है। अब देखो, अलवणीय जल, मीठा जल, हमने इसकी बात कर ली, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। वो सभी पशु पक्षी जीवित रहने के लिए मीठे जल पर निर्भर होते हैं। आप फसलों में खारा जल नहीं डालते हो। हम खाना बनाते तो खारे जल से नहीं बनाते। मान लीजिए कि आपके मामा जी आपके घर पे आए और उन्होंने क्या किया, हम उनको जब आते हैं तो हम उनके आदर सम्मान में उनको वाटर पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि लीजिए पानी पीजिए। तो हम क्या पानी में नमक डाल के पिला सकते हैं? नहीं पिला सकते। क्यों नहीं पिला सकते? क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा उनको, उनके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। तो इसीलिए खारे पानी का यूज़ नहीं है। खारे पानी का यूज़ आप सोचिए किस में होता होगा। बिल्कुल आप सही अंदाज़ा लगा रहे हो कि जैसे आपने सोचा होगा कि जब किसी जल में खारापन है तो खारापन नमक की वजह से, सॉल्ट की वजह से, लवण की वजह से। तो यदि हम उनमें से लवण निकाल लें
तो उसका हम अलग से प्रयोग कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें आगे आप देखोगे कि पौधे और जंतु मीठे जल में भी रहते हैं और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक बात ये भी है, यदि पौधे नहीं होंगे, यदि एग्रीकल्चर नहीं होगा तो क्या जीवन संभव हो सकता है? मान लीजिए कि अभी फूड क्राइसिस हो जाए तो आप कैसे जीवित रहोगे? और ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे खेतों में अगर अच्छा पानी नहीं जाएगा तो फसल कैसे बनेगी? अब जब फसल नहीं बनेगी तो गेहूँ नहीं उत्पादित होगा। फसल मतलब गेहूँ की फसल हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, तो गेहूँ उत्पादित नहीं होगा, रोटी कैसे बनाओगे? गेहूँ से ही मैदा बनता है, ब्रेड कहाँ से खाओगे? बिस्किट खाने की सोच रहे हो तो बिस्किट कहाँ से खाओगे? वो भी गेहूँ से ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर समस्या है। और पशु नहीं रहेंगे, क्योंकि यदि जल नहीं होगा तो पशु नहीं होंगे। पशु अर्थात मवेशी, जो गाय हो गए, बैल हो गए, भेड़ हो गई, बकरी हो गए, सुअर हो गए, बहुत सारे पशु पाए जाते हैं। ठीक, जैसे हमें पशुओं से भी उत्पाद प्राप्त होते हैं, प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, तो यदि उनको वाटर नहीं मिलेगा तो उत्पाद हमें प्राप्त नहीं होंगे, पशु मर जाएंगे। ठीक है, तो अगर उनके जीवन का आधार वाटर है तो हमारे जीवन का आधार भी क्या है? वाटर है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि आप कल्पना कीजिए कि यदि पृथ्वी पर संपूर्ण जल इस गिलास में भरा है तो मीठे जल की मात्रा केवल इस चम्मच में आने वाले जल के समान होगी। मैंने क्या कहा कि लगभग 3% वाटर, 3% वाटर कैसा है? मीठा है। बाकी का जल कैसा है? खारा जल है। अभी जैसे कुछ इसमें एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं यहाँ पर कि राजस्थान के जो छोटे छोटे तालाब होते हैं उनमें क्या होता है कि पानी भरा जाता है, जो मीठा पानी होता है, जो वर्षा का जल होता है उसे एकत्रित किया जाता है। ठीक है, लेकिन राजस्थान में कुछ ऐसी झीलें भी पाई जाती है, जैसे आप देखोगे डिंडवाना झील। ये कैसी झील है? ये जो झील है खारे पानी की झील है। इससे हम क्या बना सकते हैं? नमक भी बना सकते हैं, उससे नमक बनाया भी जाता है। अब देखो इसमें एक बात लिखी है, क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि हम महासागर का जल पी सकते हैं? महासागरीय जल का उपयोग किस हेतु किया जा सकता होगा? तो जैसे अभी हम पहले से ही चर्चा करते आ रहे हैं कि महासागरीय जल का उपयोग किस हेतु किया जाएगा। तो महासागर, भाई आप गए ट्रिप पर टीचर्स के साथ घूमने फिरने के लिए, तो आपको वो ले गए समंदर के किनारे, तो आपको वो जल दिखा, आपने उसको एक अपने पात्र में, एक ग्लास में उसको फिल कर लिया और आपने उसको घर पे लेके आए और उसको उबाला। उबाल के आपने उसके अंदर से नमक निकाल दिया, वाटर उड़ गया, नमक उसमें बैठ गया, तो आपने नमक बना दिया। तो खारे जल से आप क्या बना सकते हैं? नमक बना सकते हैं। महासागर के जल को पी सकते हैं। कैसे पियोगे मेरे दोस्त? आप नहीं पी सकते, नहीं पी पाओगे, क्योंकि जल कैसा है? खारा है। एक चम्मच नमक खा के देखना, फिर आपको पता चल जाएगा। अभी जैसे आप देख रहे हो कि गुजरात में लवण पटल, सॉल्ट पेन के विशाल सपाट स्थल, जहाँ पर समुद्री जल को सुखाकर नमक एकत्रित किया जाता है, भारत के सबसे बड़े लवण उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। अब गुजरात की यदि बात की जाए तो जो गुजरात है, आपने दांडी यात्रा का नाम सुना होगा। बिल्कुल आप नहीं सुना है तो आप आगे जाकर दांडी यात्रा के नाम को सुनने वाले हैं कि गांधी जी ने औपनिवेशिक शासन काल में वहाँ पर नमक बनाया था। ठीक है, अब देखो हमें गतिविधि एक है, ये पहली एक्टिविटी है कि हमें पेय जल, मीठा जल कहाँ से मिल सकता है। चित्रों में विभिन्न स्रोतों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। जो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, यह क्या है? एक प्रकार का झील है, एक प्रकार की झील है। तो यहाँ पर आपको मीठा जल भी मिल सकता है। झील, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? झील है। और जो झीलें होती है, जो झील होती है, इसमें क्या होता है कि एक जैसे गड्ढा है, गड्ढे में कुछ वाटर फिल हो गया है, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया? इसे हमने झील बोल दिया। ठीक है, अब ये झील मीठे पानी की भी हो सकती है और यह झील खारे पानी की भी हो सकती है। और ये क्या है? सी है, ये सागर है, महासागर है, ओशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन सा मीठा जल नहीं मिलेगा। अभी जैसे देखने में आ रहे नदी है, तो नदी में आपको मीठा जल प्राप्त हो सकता है। तो अभी हमने जाना खारा जल और मीठा जल। ये हमने खारे जल और मीठे जल स्रोतों के बारे में बात की। अब हम देखते हैं कि जल के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं। जैसे पहले से हम जल के विभिन्न रूपों को जानते हैं। आपने कभी जूस पिया होगा गन्ने का, तो आप उसमें बर्फ़ डाल के पीते हो, तो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और आपको जैसे जैसे टुकड़े घुलते जाते हैं तो ठंडा जो बर्फ़ होता है गन्ने के जूस में पिघलता जाता है और पिघल कर जूस को ठंडा बनाता है।
ठीक है। आपने देखा होगा कि जो ठंडा जल होता है या ठंडा जल होता है, जब हम उसे स्टील के ग्लास में डालते हैं तो उसकी बूंदें बाहर आ जाती है, या बर्फ़ को हम जब डालते हैं तब भी उसकी बूंदें बाहर आ जाती है। तो बर्फ़ किस में चेंज होती है? बर्फ़ चेंज हो जाती है अपने द्रव में। मैंने विक्स का एग्जांपल आपको पहले भी दिया था कि जो विक्स होती है या जब हम भाप लेते हैं तो क्या होता है, या फिर सबसे बढ़िया एग्जांपल दूँ कि हम जब पानी को गर्म करते हैं या सब्जी को बनाते हैं तो मम्मी क्या करती है, उसके ऊपर एक प्लेट ढक देंगे। फिर जब हम प्लेट को निकालते हैं या उठाते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो पानी था वो वाष्प बन के ऊपर आ चुका था, प्लेट के ऊपर आ चुका था। ये बात हमने देखी है। तो वैसे ही वाटर की एक्टिविटी नीचे भी यही होती है। जैसे अगर वर्षा होने वाली होगी तो जो नदियों का जल है ये ऊपर से जो तापमान बढ़ेगा, सूर्य का प्रकाश आएगा नदियों के ऊपर, वो जो वाटर है वो वाष्प बनेगा। पूरा नहीं बनेगा, कुछ बनेगा, कुछ वाटर क्या बनेगा, वाष्प बनेगा, और ये वाष्प उड़कर बादलों का निर्माण कर देगी। और ये जो बादल होंगे संघनित हो जाएंगे। संघनन का आशय है कि इकट्ठे हो जाएंगे। जब इकट्ठे होंगे और किसी ठोस सतह से अर्थात पहाड़ों से या पर्वतों से टकराएंगे तो फिर क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। तो इसको ही हम आगे देखने वाले कि हम जल के विभिन्न रूपों को जानते हैं, जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया, वाष्प हो गया, ठीक है। तो जैसे बर्फ़ के टुकड़ों को कुछ समय के लिए ग्लास में छोड़ देने पर उनका क्या होगा, तो मैंने वही बताया आपको पहले कि जैसे जूस में बर्फ़ होती है तो बर्फ़ के अंदर जूस है या जूस के अंदर बर्फ़ है तो बर्फ़ पिघल जाएगी, वो वाटर बन जाएगी। तो इसका आंसर वही कि बर्फ़ के टुकड़ों को कुछ समय के लिए यदि ग्लास में छोड़ देने पर क्या होगा, तो वो वाटर बन जाएगी। अगला है कि यदि हम जल को गर्म करें तो उसका क्या होगा। जैसे ये कढ़ाई रखी हुई है यहाँ पर, ये क्या है, ये कढ़ाई है। अब ये जो कढ़ाई है नीचे से आग जल रही है। अब जो आग जल रही है तो अब क्या होगा, आग जलती जाएगी और ये जो पानी है ये उबलेगा और ये उबल कर क्या बन गया, ये वाष्प बन गया। ये जैसे कप में चाय है तो ये चाय कैसी गर्म है, जब ये अभी ये गर्म चाय के अंदर से क्या निकल रही है, भाप निकल रही है। मतलब ये चाय किस में तब्दील हो रही है या परिवर्तित हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, किस में, भाप में, वाष्प में, ठीक है। तो इसका यही हाल होगा। फिर जैसे कुछ अवलोकन है बर्फ़ का पिघलना, मेरा अवलोकन, बर्फ़ पिघल गई, अगर हम बर्फ़ को बाहर देखिए बर्फ़ पिघल जाएगी। जल का उबलना, जैसे अवलोकन यही बोलता है कि बर्फ़ पिघली तो किस में चेंज हुई, हमने क्या ऑब्जर्व किया, लिक्विड में हुई। जल अगर उबलेगा, वाटर को यदि हम बॉयल करेंगे तो उसमें क्या होगा, वाष्प बनेगी। 3 दिन तक जल को सूर्य के प्रकाश में रखना। जब हम 3 दिन तक सूर्य के प्रकाश में वाटर के हमने धूप में रख दिया है, किसको, वाटर को, तो उसमें से वो वाटर है वाष्प के रूप में बदलने लग जाएगा। या वहाँ से कटोरी में अगर थोड़ा सा रखा हुआ है तो उड़ ही जाएगा, वाष्प बन जाएगा, ठीक है। तो हमने पाया है, क्या पाया है कि जल बर्फ़ और भाप में परिवर्तित हो सकता है और यह अपने द्रव रूप में वापस भी आ सकता है। जैसे हमने गर्म किया पानी और भाप बना, भाप बन के वापस उसका आसवन हुआ तो क्या हो गया, वो पानी वापस से बन जाएगा। बर्फ़ ठोस अवस्था में थी और फिर क्या हुआ, ठोस अवस्था के बाद हमने उसे बाहर रख दिया और वापस से लिक्विड बन जाएगा। तो इनमें अवस्था परिवर्तन इस प्रकार से होता है, ठीक है। और आगे थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है, तो चूँकि यह जो जैसे कि ये डेमो वीडियो है तो ये डेमो वीडियो 10-15 मिनट का हो गया होगा, समथिंग 16 मिनट हो चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखा और आशा करता हूँ कि इसका सकारात्मक उत्तर प्राप्त होगा। धन्यवाद।